क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए एच के यानी कि ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, और एक के की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ए से लेके के तक की 10 सेंटीमीटर है। बीसी दे रखे 3.5, बीसी 3.5 एंड एच के दे रखे 7 सेंटीमीटर, एच के ये दे रखे 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछी गई है एसी की लेंथ यानी कि ए से सी तक की लेंथ, ये वाली इसको मैंने एक्स लिख दिया, एसी पूछा गया है आपसे। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके साइडों का जो रेशो होता है सेम प्रोपोर्शनल के अंदर होता है। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं गिवन दैट ट्रायंगल ए एच के सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। रीजन क्या लिखोगे? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं बाई क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो ए एच यानी कि ये वाली चीज आपको नहीं लेनी, इन दोनों को उठाओ यहां से एच के। ठीक है, इन दोनों को यहां से आप इक्वल में उठा लो क्योंकि एच के की वैल्यू है, बीसी की भी वैल्यू है, ए के की वैल्यू है और एसी की आपको निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एच के की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है अपॉन बीसी की लेंथ दे रखी है 3.5 इज इक्वल टू एक के की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर अपॉन में एसी आपको निकालना है जिसे हमने लेट कर रखा है एक्स से। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x यहाँ चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 3.5 है वो वहां ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5 अपॉन 7। ठीक है, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो अपॉन में 10 कर देंगे। क्लियर? और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ये एक्स वाई लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है। पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3 एंड पी आर इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप गिवन के अंदर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, सेकेंड पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख दोगे आप 7x रेशियो 3x, या दोनों को अलग अलग भी लिख लेंगे। पी आर इज इक्वल टू लिख रखा है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रूव करना है आपको या फिर निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वाई आर। ये वाई आर लेंथ आपको निकालनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम दो ट्रायंगल को उठाएंगे, तो पी एक्स वाई और एक बड़ी वाली ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एक्स वाई। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P दिखाई देगा दोनों में। इसमें भी एंगल P आ रहा है और इस वाली ट्रायंगल के अंदर भी एंगल P आ रहा है, तो P दोनों के अंदर हो जाएगा कॉमन। पिन दोनों के अंदर हो जाएगा कॉमन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इसका ये जो एंगल x है उस बड़ी वाली का एंगल q के इक्वल रहेगा, जिसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस वाली ट्रायंगल का एंगल q और इस वाली ट्रायंगल का एंगल x दोनों इक्वल रहेंगे, जिसे बोलेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से देखोगे आप, ये y जो एंगल है वो किसके इक्वल रहेगा, r के। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये y इक्वल रहेगा r के। सेम कंडीशन, इसका एंगल r इसके एंगल y के बराबर रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं बाई डबल ए या ट्रिपल ए, कोई भी रूल लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल पी एक्स वाई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो यहाँ से उनका रेशियो इक्वल हो जाता है भाई, उन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाता है, साइडों का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी क्यू अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में लिख दोगे आप एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर अपॉन में लिख दोगे पी वाई। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, क्राइटेरिया फॉर, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी फॉर, या फिर लिख देंगे बाई क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, बाई क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये चीज हम यहां से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से अप्लाई करते हैं चीजें, ये हमारे पास निकल के आ गया। देखो, आपको y और r की वैल्यू निकालनी है, y r की, तो जो गिवन है वो देखते हैं। तो पी क्यू गिवन है आपके पास, पी क्यू कंप्लीट लेंथ आपके पास 7x है, पी क्यू आपके पास कंप्लीट 7x है, या x इसके अंदर आ रहा है तो, लेकिन इसमें मैंने स्मॉल यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्यू एक्स क्यों अपने पास 3x दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 3x, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 4x। ठीक है ना, ये हमारे पास कितना बचेगा 4x। ओके, यहाँ पर P से लेके R तक की लेंथ दे रखी है 6.3, PR 6.3 दे रखी है। इसे आप P से लेके यहाँ ये Y है, इसको मान लो आप A, क्या मान लोगे A। ठीक है, ये A है। यहां से बात करते हैं, इस इन दोनों को उठाते हैं, PQ अपॉन PX। ठीक है, PQ अपॉन PX इज इक्वल टू, इसको उठाएंगे PR। ठीक है ना, PR अपॉन PY, ये वाला इन दोनों कॉम्बिनेशन को यहां से उठाते हैं, लिखते हैं PQ अपॉन PX इज इक्वल टू PR अपॉन PY। ठीक है, यहां से इनको मैंने यहां लिखा। ओके, PQ की लेंथ दे रखी है हमारे पास 7x, तो यहां लिख लेंगे 7x अपॉन PX की लेंथ अभी निकाली हमने 4x, तो 4x। PR की लेंथ दे रखी है हमारे पास 6.3 और PY की लेंथ हमने क्या मान रखी है A। ओके, तो इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और इसका यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, ये 10 हट गया पॉइंट। अब देखो और कैंसिल करो, यहाँ 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा इधर, तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4 और अपॉन में बचा हुआ हमारे पास 10। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 36 अपॉन 10 और एक की वैल्यू आ जाएगी 3.6 है, पॉइंट लगा देंगे ना इससे, तो 3.6 है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वाई आर की, तो कैसे निकालेंगे, पी आर में से पी वाई की वैल्यू लेस कर देंगे, और पी वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3.6 है। ठीक है, अगला स्टेप यहां लिखेंगे वाई आर इज इक्वल्स टू पी आर माइनस पी वाई। देखो, पी आर की वैल्यू 6.3 माइनस पी आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, पी वाई की वैल्यू आ चुकी हमारे पास 3.6, तो यहाँ लिख लेंगे 3.6 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप भाई, 13 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, यहाँ 5 में से ये 3 गया तो 2, तो 2.7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नंबर 32 के ए पार्ट को डिस्कस करते हैं, 32 का ए पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री। सबसे पहली बात सुनो, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और अपनी कैलकुलेशन करनी है। देखो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ये जो एंगल है थीटा और थीटा दोनों सेम होने चाहिए, जब आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मेरे पास वो चीजें मिल रही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख दूंगा नीचे वाले को, तो मैं 1। ओके, तो यहां लिख लेंगे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर मैं इसकी वैल्यू ही पुट कर दूं तो यहाँ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ लिखूंगा 5 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो स्क्वायर है लिख लेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। और नीचे मैंने रीजन बता दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो नीचे लिख लेंगे हम 1। ठीक है ना, आगे चेक करो 5 पे मेरे पास एज इट इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 एज इट इज है मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। आगे नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और माइनस 1, तो लिखा -1। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, डिनोमिनेटर का डिवाइड देते हैं, एलसीएम में आया अपने पास 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऊपर वाले से, तो 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर का डिवाइड करवाते हैं एलसीएम में, तो 3 का डिवाइड करवाएंगे 12 में तो आएगा 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहां पर इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर ये एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लिख देंगे -12। ओके, कैलकुलेट करो भाई, 15 में से 12 गए तो हमारे पास प्लस के 3 और प्लस के 3 और प्लस के 64 हमारे पास बनते हैं प्लस के 67, अपॉन में लिख लेंगे 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा इज इक्वल कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा। देखो यहाँ से एलएचएस उठाते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, या लिखता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी थी उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ होगा कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1। क्लियर, तो यहाँ लिखते हैं 1 एज इट इज प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की जगह वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, अब फिर से देखो ध्यान से, यहाँ ये चीज मेंशन भी करते चलेंगे कि हमने यूज करा है कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1, ये यूज किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया है। दूसरी बात सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बना रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी और लिख लूंगा मैं यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आगे मैं यहाँ ये लिखने वाला हूं 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 को लिख सकता हूं मैं
कोसिकेंट अल्फा +1 और कोसिकेंट अल्फा -1 अपोन में 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप यहाँ 1 ना पढ़ के क्या सोचोगे, ये 1 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनती है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ ये चीज अप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कंप्लीटली कट हो गया। ठीक है, बचने वाला क्या है, यहाँ बचा 1 प्लस, इधर बचा हुआ हमारे पास कोसिकेंट अल्फा -1, ये ब्रैकेट बचा हुआ है। अब देखो +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास आंसर कोसिकेंट अल्फा, यही हमारा आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इसका सेंटर है, PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स, PQ और ये PR दो टेंजेंट दे रखी है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक। PQOR एक साइक्लिक है क्या? देखो जब भी साइक्लिक का वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर उसकी दो प्रॉपर्टियां क्लिक करती है। पहली चीज तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिस जो एक सर्कल के अंदर बनी होती है और उसके चारों वर्टेक्स चारों वर्टेक्स उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर होंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये चारों वर्टेक्स उसके 4 वर्टेक्स उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर मौजूद होने चाहिए। अगर एक भी नहीं हुआ तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगी, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी? बिल्कुल डेफिनेटली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें पता है कि उनकी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री है तो अगर मैं यहां से एक सर्कल गुजारने की कोशिश करूंगा तो चारों वर्टेक्स के ऊपर से सर्कल आराम से गुजर के जाएगा। ठीक है, देखो इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा सर्कल वाले चैप्टर के अंदर कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, क्यों हमारे पास यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस को और टेंजेंट जहां पर मीट कर रही है इन दोनों का कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। इधर सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगी अपने पास रेडियस, जहां पर मीट कर रही है दोनों से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर मैं देखूं यहां से पी क्यू ओ आर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो उनके अपोजिट एंगल का सम तो 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये पी क्यू ओ आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो कह देंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे, लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट, we observe that in quadrilateral PQOR opposite angles, sum of opposite angles are 180 degree, 180 degree. So we can say that PQOR is a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral.
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच आर 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि उसका एक जीरोज दूसरे का 6 टाइम्स है और उसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जीरोज लेट कर लेते हैं। लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is that the zeros of the quadratic polynomial are अल्फा एंड 6 अल्फा, क्योंकि एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा उसका 6 टाइम्स होगा 6 अल्फा। ठीक है, एक अल्फा और एक 6 अल्फा। ठीक, पोलिनोमियल हमें दे रखी है पी एक्स स्क्र माइनस 14x प्लस 8। पोलिनोमियल है पी एक्स स्क्र माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं 0। ठीक है, अब यहाँ पे पोलिनोमियल के अंदर एक दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ द जीरोज एंड एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस 6 अल्फा दोनों को जोड़ेंगे, किसके इक्वल आएगा माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू चेक करो यहाँ माइनस 14, तो लिखोगे माइनस 14 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी पी। ठीक है, तो यहाँ चेक करोगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 14 अपॉन पी और यहां से मैं इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, या फिर मैं बोल लूं कि यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन पी। इसे इक्वेशन 1 ना बना के हम इक्वेशन नंबर इसे बना लेंगे क्योंकि यूज करेंगे इसे। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर दूसरा रिलेशन, ये मेरे पास पहला रिलेशन था, इसका रिलेशन नंबर सेकंड बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट मींस अल्फा इनटू 6 अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास 8 है और ए हमारे पास पी है, तो यहां लिखेंगे 8 अपॉन पी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक है, अगर मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 अपॉन पी, इसके अंदर रखते हैं 6 एज इट इज, अल्फा की वैल्यू रख देंगे 2 अपॉन पी, यानी कि 2 का स्क्वायर और पी का स्क्वायर दोनों का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक है, इसलिए ऐसा कर दिया था कि यहाँ पे जगह कम है, तो देखो 4 1 जा 4 और यहां से काटेंगे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और यहां से काट देंगे 2 3 जा 6, एक पी से ये पी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के पूरी कैलकुलेशन में ऊपर बचा हुआ है 3, नीचे बचा हुआ है p इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ तो यहाँ हो जाएगा 1, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख लेंगे p इज इक्वल टू 3, इसका p आएगा 3, यही इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। इफ द पॉइंट्स a 4 5 b m 6 c 4 3 and d 1 n taken in this order are the vertices of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस हम ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं A B C एंड D और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 5 m 6 4 3 एंड 1 9 1 n। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। AC एक डायगोनल, BD एक डायगोनल, दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, कहने का मतलब है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी।
दूसरी बात, जब दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, ओ पे, तो इस ओ पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो वो एसी के अंदर भी ओ आ रहा है और बीडी के अंदर भी ओ आ रहा है। अब यहां से एक बात समझना कि मैं एसी का मिड पॉइंट निकाल लू ओ तो भी वही ओ पॉइंट आएगा, या मैं बीडी का मिड पॉइंट निकाल लू ओ तो भी वही बात है। तो मैं यहां पर इन दोनों के मिड पॉइंट ही निकालूंगा और मिड पॉइंट दोनों तरफ से ओ ही पॉइंट आने वाला है, इसकी वजह से दोनों साइड हमारे पास बराबर रहेंगी, यानी कि दोनों को हम इक्वल रख पाएंगे, कोऑर्डिनेटों को इक्वल रख पाएंगे, ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है ना, पॉइंट ओ इज इक्वल टू, हमने लिख लिया एक्स एंड वाई, इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने एक्स एंड वाई, मान लिए, ठीक है ना, मान लिए हमने एक्स और वाई है। ओके, यहाँ पर इन सब के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, गिवन के अंदर जो जो चीजें रखी हुई है, जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 4 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का आ जाएगा हमारे पास 4 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी के आ जाएंगे हमारे पास 1 एंड n, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक तो होगा x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट के लिए x लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y के लिए लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट एक x1 रहेगा एक y1 रहेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एक x2 लिख लेंगे, दूसरे को y2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहां x इज इक्वल टू लिखोगे 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, x1 4 x2 भी 4, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर लिखेंगे y1 प्लस y2, यहां y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो देखो y1 हमारे पास 5 और y2 हमारे पास है 3, ओके, तो यहां लिख लेंगे 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 8, 8 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहां से x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4, ठीक है। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू 4 और 3 हो जाएगा अपने पास 5 है, ये यहाँ कितना है 5, 5 और 3, तो यहाँ लिख लेंगे 5 और 3 हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई 2 कितने में आ जाएगा 4, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी हमारे पास 4 आता है। ओके, मिड पॉइंट निकाला हमने AC का, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम मिड पॉइंट निकालते हैं BD का, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, सेम पैटर्न है, सेम बात है, x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए लिखेंगे हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x वैल्यू निकालते हैं यहां से 1 प्लस m लिखेंगे 1 प्लस m डिवाइड बाई 2 और y के लिखेंगे n प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास इसके x एक्सिस आ गए और ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें पता है इस बात का मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ AC दोनों सेम ही तो है, तो जो इसका इस साइड से x कोऑर्डिनेट आया वही इस साइड से x कोऑर्डिनेट आने वाला था, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नाउ वी कैन राइट, दोनों चीजें इक्वल है ना, तो लिख देंगे नाउ वी can write, now we can write x की वैल्यू ये दोनों चीजें बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लिखोगे आप 4 एंड n प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लिखोगे आप यहां पर भी 4, तो ये उधर जाएगा तो 4 2 जा 8, 1 प्लस m इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा तो माइनस m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7, ये उधर जाएगा तो
n प्लस 6 इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस का, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास आंसर है। m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 2। ओके।